चलो डियर, आज का वीडियो अपन थ्योरी का 40 नंबर का वीडियो है। अभी तक 39 नंबर की वीडियो मैं कर रखा हूँ, यह 40 नंबर का वीडियो है। और जो लोग इस वीडियो को, इस सीरीज को मिस करते हैं, सुबह मैं डालता हूँ, जो मिस कर रहे हैं, समझिए आप लोग MCQ के चक्कर में बहुत सारे चीज़ को मिस कर रहे हैं। ठीक है, MCQ एक क्वेश्चन पढ़ लिए, बस जो क्वेश्चन पढ़े वही क्वेश्चन आपको आया, लेकिन थ्योरी में आप टॉपिक को पढ़े तो उस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो अगर उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी तरीके से तो आप बना देंगे। तो थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर हो जाए नॉलेज। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, कहता है विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य योजना है, उसमें अलग अलग समितियां, अलग अलग कमेटी जो है आपको बनाए गए थे। ठीक है, तो कुछ कमेटी है जिसको महत्वपूर्ण है, आप लोग यहाँ पे देखिए। कहता है भोर कमेटी, सबसे पहले याद रखिए 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 2 टाइप से। एक तो डायरेक्टली पूछ लेगा कौन सा कमेटी कब अपॉइंट किया गया। दूसरा ये पूछेगा कि कौन से कमेटी का दूसरा, किस कमेटी का नाम दूसरा कोई नाम से जाना जाता है, वो पूछेगा। तीसरा पूछेगा कि कौन सा कमेटी किस बेस पर काम किया, किस लिए अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो अब ईयर वाला सवाल बहुत कम आने का संभावना है। अब आपसे पर्पज पूछेगा कि कौन से कमेटी का क्या उद्देश्य था और कौन से कमेटी का अदर नाम क्या है। समझ गए? जैसे भोर कमेटी को 1943 में अपॉइंट किया गया। भोर कमेटी को जो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति इसे कहा जाता है। ठीक है ना, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी किसको? भोर कमेटी को। ठीक है, अब भोर कमेटी जो था यह त्रिस्तरीय सेवा स्वास्थ्य प्रणाली पर जोर दिया। समझ गए? यह गाँवों में जो स्वास्थ्य सेवा है उसको मजबूती मिले, इसके लिए इन्होंने काम किया। और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के महत्व पर जोर दिया कि समुदाय में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसका क्या क्या महत्व है, इस महत्व पर इन्होंने जोर दिया। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। भोर कमेटी त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू करने के लिए प्रयास किया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के मजबूती के लिए इन्होंने काम किया, और इसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास डेवलपमेंट कमेटी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है मुदालियर कमेटी। मुदालियर कमेटी अपन जो है मैं बता दूं, देखिए मुदालियर कमेटी ने 1962 में अपॉइंट किया गया। ठीक है, मुदालियर कमेटी का नाम जो है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहेगा तो मुदालियर, प्लानिंग कमेटी तो मुदालियर, और हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट का बात करेगा तो सबसे पहले भोर कमेटी ने डेवलपमेंट का बात किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, मुदालियर ने काम किया योजना बनाने का, इसीलिए हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए मुदालियर कमेटी ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण जो है सिफारिशें की। जैसे इन्होंने PHC जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका, और अस्पतालों को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, और स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करना, यानी जो हेल्थ प्रोफेशनल है, पैरामेडिकल वगैरह, इनके कमियों को दूर करना इन्होंने मुदालियर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। चड्ढा कमेटी की बात किया जाए तो चड्ढा कमेटी 1963, पहले तो आप ईयर ही याद रखिए कि कौन कमेटी किस ईयर में अपॉइंट किया गया। चड्ढा कमेटी 1963। 1963 चड्ढा कमेटी जो है, चड्ढा कमेटी राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के रख रखाव के चरण के लिए जो है इन्हें नियुक्त किया गया। समझ गए? साथ में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करेगा तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि बेसिकली चड्ढा कमेटी राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के रख रखाव देख रेख के लिए जो है चड्ढा कमेटी का गठन किया गया। अब आता है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी जो कि 1966 में है। ठीक है, देखिए 43 में अपन आता है भोर कमेटी। ठीक है, 43 में भोर कमेटी आता है। उसके बाद जो है 65 में 63 में चड्ढा कमेटी आता है। समझ गए? 62 में आपका कौन आता है?
62 में आता है आपका है मुदालियर कमेटी, समझ गए, मुदालियर कमेटी। 63 में आता है चढ़ा कमेटी। 66 में आता है मुखर्जी कमेटी। और मुखर्जी कमेटी जो है, इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। मुखर्जी कमेटी, और मुखर्जी कमेटी का जो मेन मकसद था कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है जोर देना, ठीक है। बुनियादी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए जहाँ भी क्वेश्चन आएगा, मुखर्जी कमेटी आप लोग नाम याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए, कोई भी थ्योरी पढ़ाते हैं, एक बार वीडियो देख लेने से आपको दिमाग में नहीं घुस जाएगा। आपको वीडियो को एक बार दो बार आप जब तक रिपीट करके नहीं देखेंगे, मुश्किल है वही चीज़ दिमाग में बैठ पाते हैं जो रिपीटेड आप बार बार करते हैं। एक बार देखने से दिमाग में नहीं बैठेगा, समझ लीजिए। एक बार सुबह देखते हैं तो एक बार शाम में देखिए, तब जाके दिमाग में बैठेगा, समझ लीजिए। अब आता है अपन श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी 1974 में अपॉइंट किया गया, और श्रीवास्तव कमेटी को जो है चिकित्सा शिक्षा एवं सहायक जनशक्ति पर समूह के रूप में भी जाना जाता है। श्रीवास्तव कमेटी बेसिकली मेडिकल एजुकेशन पर इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है, और सहायक जनशक्ति समूह पर भी इन्होंने काम किया, ओके। अब आता है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी 1972 में अपॉइंट किया गया, और जो है करतार सिंह कमेटी स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर समिति का गठन किया, ठीक है। मतलब करतार सिंह कमेटी जो हेल्थ एवं फैमिली प्लानिंग वाला जो कार्यक्रम है, इस चीज़ें पर इसके अंदर बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने ऐड किया, करतार सिंह कमेटी 1972, ओके। चलिए, तो ये कुछ कमेटियां हैं, कमेटी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, समझ गए। अब आता है कुछ टीकाकरण है। देखिए, तो बच्चों के मुख्यतः 6 ऐसे जानलेवा घातक बीमारी है जिसके विरुद्ध टीकाकरण लगाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ देता है 6 जानलेवा बीमारी में कोई 1-2 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से बताइए कौन है या कौन नहीं है। तो याद रख लीजिए, 6 जानलेवा बीमारी में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, DPT, समझ गए, DPT। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटनस। 3 तो यही हो गया DPT, समझ गए। एक याद रखिएगा मीजल्स, खसरा। एक याद रखिएगा पोलियो, और एक याद रखिएगा TB। तो ये 3 आपका हो गया, और एक याद रखिएगा आपका DPT, ठीक है। DPT ये तीनों एक ही समूह का है, DPT। उसके बाद मीजल्स, पोलियो और TB, ये तीनों हैं। कुल 6 जानलेवा बीमारी है जिसके विरुद्ध टीकाकरण जो है लगाया जाता है, समझ गए। चलिए, अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं वायरस के बारे में, ठीक है, वायरस के बारे में। देखिए, वायरस इस जीवाणु जो वायरस जो होता है जीवाणु के तुलना में अत्यधिक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी अत्यधिक छोटा होता है बैक्टीरिया के तुलना में। स्वतंत्र अवस्था में यह निर्जीव तथा अन्य सजीव के संपर्क में आने पर इसमें जैविक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। यानी वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, सजीव निर्जीव दोनों अवस्था में मिल जाएगा। अगर ये सजीव वाला में प्रवेश कर गया तो बॉडी से प्राप्त करके यह जो है सजीव के तरह एक्टिव हो जाएगा। अगर निर्जीव है तो निर्जीव के तरह काम करने लगेगा, समझ लीजिए। विषाणुओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार बांटा जाता है। अब ये जो वायरस होता है, वायरस बेसिकली 2 प्रकार के होता है, एक DNA वायरस होता है और एक RNA वायरस होता है। जो DNA वायरस होता है इसे डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हो सके आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ले RNA DNA का, तो याद रखिए DNA का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये दोनों ये वायरस का प्रकार भी है और फुल फॉर्म भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए DNA वाला कौन कौन सा वायरस है, तो इसके अंतर्गत ऐसे वायरस सम्मिलित किया गया है जिसमें द्विगुण DNA होता है, द्विगुण, समझ गए। ये ऐसा वायरस जिसमें डीऑक्सी यानी 2 गुण होता है, ठीक है, 2 गुण होता है, द्विगुण होता है, इसीलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, समझ गए। तो जो DNA प्रकार होता है याद रख लीजिए आप लोग, यहाँ पे याद रख लीजिए, याद क्या रखना है, फाप याद रख लीजिए, PHAPH, ठीक है, फाप।
ये हो गया DNA, PHAPH फाप। अब PH क्या है? PH का मतलब पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस। PH पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस। A का मतलब एडिनो वायरस, फिर P का मतलब पार्वो वायरस और H का मतलब हेपेडोना वायरस। ठीक है, तो फाप का मतलब याद रखिएगा, यह DNA है, द्विगुण वाला है। ठीक है, फाप मतलब पॉक्स वायरस, ठीक है, हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस, पैरवो वायरस और हेपेंडो वायरस, हेपेडोना वायरस। याद रखिएगा फाप। ये फाप जो है DNA प्रकार के होता है। ठीक है, याद रखना है। अब आता है अपन यहाँ पे RNA प्रकार के। अब RNA जो होता है इसके अंतर्गत ऐसे विषाणु सम्मिलित किया गया जिसमें आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। समझ गए, इसमें RNA होता है। अब इसको याद कैसे करिएगा इसको, तो पहले एक बार पढ़ लीजिए। पिकोरना, पिकोरना विरिडाई, पिकोरना विरिडाई, ऑर्थोरोमिक विरिडाई और फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस, कोरोना वायरस। तो एग्जाम में पूछ देगा कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो RNA प्रकार का वायरस। रेट्रो वायरस RNA, फ्लेवी वायरस RNA, ऑर्थोमिक्स को RNA, पिकोरना वायरस RNA। तो ये सब जो है RNA प्रकार का वायरस है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, तो इसको याद रखने के लिए याद रख लीजिए, उसको तो रख लिए फाप, फाप। अब इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो याद रखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसको याद करने के लिए आपको सिंपल टेक्निक लिखना है, POFRC, POFRC। POFRC मतलब पिकोना वायरस, ऑर्थोर्मिक वायरस, ठीक है, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस, कोरोना वायरस। POFRC याद रखिएगा, ये RNA प्रकार का हुआ। तो DNA RNA दोनों प्रकार के वायरस समझ गए। DNA होता है उसमें द्विगुणित होता है, और ये RNA जो है इसमें आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों हमने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे कुछ चीज़ें हैं, समझ लीजिए। डाइजेशन इन स्टोमक, आमाशय में जो पाचन होता है, पाचन में कुछ जो है एंजाइम, कुछ जो है आपको प्रोटीन के, वसा के, लवण के पाचन करने वाले एंजाइम सब होते हैं, जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टोमक में जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा जठर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl तथा पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं। देखिए, अब हमारा आमाशय होता है तो टेम्पोररी रूप से तो भोजन का पाचन आमाशय में भी होता है हल्का फुल्का। तो आमाशय में भी जो है गैस्ट्रिक जूस जो है निकलता है। तो एक तो आपको पता है HCl निकलता है, और एक आपके अन्य पाचक एंजाइम भी निकलते हैं। समझ गए। अब HCl तो जान गए कि भाई HCl निकलता है म्यूकोसा से। अब एंजाइम जो है क्या करता है, देख लीजिए, पाचन का काम करता है। कौन सा एंजाइम का क्या पचाने का काम है, देख लीजिए। जैसे पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, याद रखिए, क्वेश्चन अक्सर पूछता है। पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसी प्रकार रेनिन जो होता है, रेनिन जो है वह दूध प्रोटीन के डाइजेशन में सहायक होता है। समझ लीजिए। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में मौजूद जो लाइपेज होता है, यह वसा के डाइजेशन में सहायक होता है। माय डियर, लाइपेज क्या करता है? वसा के सहायता करता है, फैट के डाइजेस्ट करता है लाइपेज। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा। समझ गए, याद रखिएगा। रेनिन करता है दूध प्रोटीन को डाइजेशन, समझ रहे हैं। लाइपेज करता है आपका किसका? फैट का, लाइपेज फैट का। तो इन चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। जठर रस है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है जो कि विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। जठर रस में इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है जो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा वह कौन सा कारक है, फैक्टर है, जिसके कारण विटामिन B12 का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। तो कौन सा होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर।
ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं पैंक्रियाटिक जूस। गैस्ट्रिक जूस देख लिए। गैस्ट्रिक जूस में था भाई, एक और HCl सिक्रेशन होगा और एक साइड एंजाइम होगा। एंजाइम में पेप्सिन, ठीक है, उसके बाद लाइपेज है, समझ गए, रेनिन है, वो सब हम देख लिए। अब हम पैंक्रियाटिक जूस देखेंगे। तो पैंक्रियाटिक जूस में किसका क्या काम है, यहाँ पे देखिए, पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है, समझ लीजिए, अग्नाशय रस इसको बोलते हैं। ट्रिप्सी ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिनोजेन का क्या काम है। ट्रिप्सिनोजेन निष्क्रिय रूप में होता है, इनएक्टिव में होता है, जो कि आंतरीय रस इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद एंट्रोकाइनेज द्वारा एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में बदलता है। ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। यानी कुल मिला के ट्रिप्सिन भी आपका जो है क्या करता है, एमिनो एसिड में बदलता है, यानी प्रोटीन में ही जो है क्या करता है, ट्रिप्सिन भी, उसका काम भी वहीं पे होता है। तो बेसिकली ट्रिप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब आपका आंतरीय जूस होता है उसमें मौजूद जो एंट्रोकाइनेज है इसके द्वारा ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव में आता है। एक्टिव में बदलने के बाद ट्रिप्सिन में जो है बदलता है और ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड तथा एमिनो एसिड में बदल देता है, समझ गए। चलिए, अब आता है काइमोट्रिप्सिनोजेन। वो ट्रिप्सिनोजेन था, अब काइमोट्रिप्सिनोजेन आया। काइमोट्रिप्सिनोजेन भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि ट्रिप्सिन द्वारा एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता होता है। देखिए, चाहे वो पेप्सिन हो, प्रोटीन को ही करेगा, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही करेगा, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। लाइपेज आप लोग देख लिए। लाइपेज आप लोग यहाँ पे देखिए, एमाइलेज, ऊपर में हम लोग क्या देखे हैं, ऊपर में हम लोग जो देखे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइपेज देखे हैं, किसका, फैट का पाचन किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लाइपेज है। लाइपेज का क्या काम है, वसा के पाचन करना, समझ गए, ध्यान रखिएगा। एमाइलेज का काम है, यह एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करता है। तो पेप्सिन पूछेगा तो प्रोटीन, ठीक है, लाइपेज पूछेगा तो फैट, और एमाइलेज पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट। इस चीज़ को, यह तीनों महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग को ध्यान में रखिए। प्रोटीन देख लीजिए, पेप्सिन या ट्रिप्सिन पूछे तो प्रोटीन के पाचन, लाइपेज पूछे तो फैट के पाचन, एमाइलेज पूछे तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन, समझ गए, याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ चीज़ें को जो है यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। अलग अलग व्यवसाय में काम करने से जो रोग होता है उसे व्यवसायिक रोग बोलते हैं, और अलग अलग मेडिकल टर्म भी दिया गया है। जैसे सिलिका, कोई सिलिका के क्षेत्र में काम कर रहा है, सिलिका वाला एरिया में, तो वहाँ पे रहते हुए अगर होता है, उसके डस्ट से, सिलिका के डस्ट से अगर रोग होता है तो उसे सिलिकोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकोसिस। उसी प्रकार से एस्बेस्टस जो होता है, एस्बेस्टस में काम करने से एस्बेस्टोसिस या कैंसर लंग होता है, लंग का कैंसर, समझ लीजिए। आयरन वाले एरिया में काम करने से साइडरोसिस होता है, याद रखिएगा, साइडरोसिस। केन फाइबर से बेगासोसिस होता है, ठीक है, अपन याद रखिएगा। कॉटन डस्ट से आपका बाइसैनोसिस होता है। टोबैको से टोबैकोसोसिस होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। हे और ग्रेन डस्ट से फार्मर्स लंग आपको होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सिलिका से सिलिकोसिस, एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस या कैंसर लंग, आयरन से साइडरोसिस, केन फाइबर से वेगसोसिस, कॉटन डस्ट से वाइसाइनोसिस, टबैको से टबैकोसिस, एंड हे और ग्रेन डस्ट से फार्मर लंग। डायग्नोस्टिक और डिजीज, अब हम लोग डायग्नोस्टिक और डिजीज देखेंगे। इस साइड है डायग्नोस्टिक और इस साइड है डिजीज, यानी कौन सा डायग्नोसिस किस डिजीज में किया जाएगा उसका नाम है। जैसे पॉल बनेल जो है इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, यानी पॉल बनल टेस्ट जो है वह इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस में होता है, ओके। मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी में होता है। सिक टेस्ट डिप्थीरिया में किया जाता है। एंड विडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है।
VDRL सिफिलिस के लिए, डिक टेस्ट जो होता है स्कारलेट फीवर के लिए होता है, और वेल फेलिक्स जो होता है वेल फेलिक्स टाइफस फीवर के लिए जो है आपके होते हैं। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब आता है भ्रूण की अवधि, एम्ब्रियोनिक पीरियड। भ्रूण की अवधि कैसे कैसे आगे बढ़ती है, जब स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से लेकर लास्ट कब तक जो है यह कैसे कैसे भ्रूण का अवधि होता है। देखिए, पहले होता है फर्टिलाइजेशन, यहीं से शुरुआत होता है भ्रूण का, और यहीं से शुरुआत होता है प्रेगनेंसी का भी। भ्रूण की अवधि में पहला स्टेप फर्टिलाइजेशन का होता है। फर्टिलाइजेशन में महिला का डिंब यानी ओवम जो होता है शुक्राणु के साथ जो है वह मिलता है, फ्यूजन होता है, तब जाके गर्भधारण फर्टिलाइजेशन होता है, और उससे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है। इसके नेक्स्ट आता है मोरूला। मोरूला जो होता है फर्टिलाइजेशन या गर्भधारण के प्रारंभिक चरण, जब कोशिकाओं की तेजी से गतिशीलता एक सहतूत मलबेरी के आकार की कोशिकाओं जैसे दिखती है। इनका आकार 12 से 15 कोशिकाओं का होता है। इस चरण में यह एक गुहा कैविटी के आकार का ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है। मोरूला जो होता है, मोरूला जो है आपके 12 से 15 कोशिकाओं का एक गुच्छा टाइप से आकार बनाता है, और यह एक गुहा के आकार का होता है, और यह ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है मोरूला। और मोरूला कब होता है, तो फर्टिलाइजेशन या गर्भधारण के प्रारंभिक चक्कर में होता है मोरूला, जहाँ पे अभी कोशिका ही जो है धीरे धीरे जुड़ना प्रयास करता है वहाँ पे, ठीक है, मोरूला में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मोरूला, मोरूला जो ब्लास्टोसिस बनाता है यहाँ पे। अब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, देखिए यहाँ पे मोरूला क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, देखिए यह संरचना स्तनधारियों के प्रारंभिक विकास होती है, ठीक है। मनुष्य क्या है, स्तनधारी प्राणी है। तो ब्लास्टोसिस्ट यह संरचना स्तनधारियों के प्रारंभिक विकास है, यानी ब्लास्टोसिस्ट जो है यहीं से स्टार्ट होता है प्राइमरी डेवलपमेंट एक भ्रूण का। यह एक आंतरिक कोशिका इनर सेल मास 1 सेंटीमीटर द्रव्यमान जो बाद में भ्रूण के रूप में होता है। मनुष्य में ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद शुरू होता है। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण जो है वह कब शुरू होता है। तो मैं बता दूं, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन निर्माण फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद शुरू होता है। और 5 दिन बाद शुरू होता है तो क्या होता है, वहाँ पे 12 से 15 कोशिका जो है आपको एक साथ जुड़ता है, और वह धीरे धीरे जो है आकार अपना बढ़ाते रहता है। तो जो ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है यह फर्टिलाइजेशन के बाद के 5 दिन में जो है बाद यह शुरू होता है बनना, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। चलिए, अब आता है यहाँ पे इम्प्लांटेशन। ध्यान रखिएगा, गर्भधारण के 6 से 7 दिन बाद गर्भित या निषेचित डिंब जो होता है का गर्भाशय के अंतर गर्भाशय इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होना अंतः स्थापित कहलाता है। इम्प्लांटेशन याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन या 8 दिन भी हो सकता है, ठीक है ना। 6 से 8 दिन बाद जो गर्भित या निषेचित डिंब है वह इम्प्लांट होता है, कहाँ, यूट्रस के आंतरिक लेयर इंडोमेट्रियम में, समझ गए। इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यही जो 5 दिन बाद जो शुरू होता है उसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जो 5 दिन बाद होता है फर्टिलाइजेशन के, और उसके बाद जो है ये इम्प्लांट भी होता है। अब आता है ट्रोपोब्लास्ट। यह ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत है जो गर्भित डिंब को गर्भाशय भित्ति से संलग्न करती है तथा बाद में अपरा बन जाती है। कहने का मतलब है ट्रोफोब्लास्ट से ही जो है आपका अपरा का निर्माण होता है। जैसे स्टार्टिंग में तो अपरा बना नहीं रहता है, तो क्या करता है ये ब्लास्टोसिस्ट के सबसे बाहरी परत होता है। मतलब जैसे मान गए अंडा आया, ठीक है, ये अंडा आया, इधर से मेल का जो है शुक्राणु आया, दोनों मिल गया, और दोनों मिलकर जो है एक यहाँ पे
अलग अलग 10-15 कोशिका का गुच्छा बना लेता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, 6 से 8 दिन में निषेचन के 6 से 8 दिन के बाद क्या होता है, इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस के इनर लेयर में जाता है। अब वहाँ पे जो इम्प्लांट होता है ना इनर लेयर में, तो इनर लेयर के साथ ये चिपक जाता है, भित्ति के साथ संलग्न हो जाता है। ठीक है, जुट जाता है। अब वहीं पर धीरे धीरे इसका विकास होने लगता है। अब जैसे जैसे विकास होता है तो यही ट्रोफोब्लास्ट जो लगा रहता है वही जो है आपको अपरा बन जाता है। समझ रहे हैं? चलिए, अब अपन यहाँ पर आता है डेसुडुआ। डेसुडुआ अंतःगर्भाशयता या इंडोमेट्रियम डेसुडा कहलाता है। डेसुडा बेसिकली एक प्रकार के मेम्ब्रेन झिल्ली होता है जो अंतःगर्भाशय के इंडोमेट्रियम के ऊपर जो लेयर होता है वही डेसुडुआ होता है। समझ लीजिए। ठीक है, पत्निका बोलते हैं। अब आता है कोरियोन। कोरियोन क्या होता है देख लीजिए। भ्रूण की सबसे बाहर की झिल्ली यह गर्भ अवस्था में विकासशील भ्रूण और मां में होती है। कोरियोन भ्रूणा आवरण एक साथ एमनियोटिक थैली के रूप में होता है। तो कोरियोन बेसिकली भ्रूण के बाहरी ओर एक झिल्ली होता है और इसमें जो भ्रूण है विकासशील होता है उसमें कोरियोन जो है आपके एक साथ एमनियोटिक थैली के रूप में आपको होता है। समझ गए, चारों ओर से बच्चे के। अब आता है प्लेसेंटा। समझ रहे हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा गर्भ अवस्था काल के दौरान यूट्रस में स्थित एक अंडाकार अथवा चक्रीय स्पंजी संरचना जो मां एवं भ्रूण को जोड़ती है तथा जिसके द्वारा भ्रूण अपना पोषण मां से ग्रहण करता है। जैसे ए अपन यूट्रस है, समझ गए? ए अपन यूट्रस है, मान लीजिए ए यूट्रस है, तो यह अर्धचक्रीय यूट्रस के साथ जो है लगा होता है। ठीक है, यही प्लेसेंटा होता है। समझ गए? यही प्लेसेंटा होता है और इसी से जो है भ्रूण से कनेक्ट होता है। भ्रूण जो है इसी से कनेक्ट होता है और सारा पोषण वगैरह इसी प्लेसेंटा से। अब जैसे यूट्रस है, यूट्रस माँ से कनेक्ट है। ठीक है, और यूट्रस से लगा हुआ ये जो है प्लेसेंटा ये भ्रूण से कनेक्ट है। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है और भ्रूण को ये प्लेसेंटा से ही सारा पोषण, ब्लड, ऑक्सीजन सब कुछ मिल जाता है। समझ गए? तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको सारा कुछ जो है समझा दिया। ठीक है, तो अपना थ्योरी यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी हम लोग फिर से कंटिन्यू ये करते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके आप लोग को करवाऊँ। आप लोग शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।